ज्यादातर लोगों को चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो जरूर पता होगा। आप ये भी जानते होंगे कि इसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा साल 2013 में शुरू किया गया था। अब चीन की माने तो ये एक विकास परियोजना है जो कनेक्टिविटी पर केंद्रित है। इसके जरिए चीन का विचार सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा पाइपलाइन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को जमीन और समुद्र के रास्ते होते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने का है। मगर जानकार इसे चीन की एक गहरी साजिश के तौर पर देखते हैं। वो मानते हैं कि चीन इसके जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाना चाहता है और इस मामले में भारत की भी ऐसी ही मिलीजुली राय है। हालांकि दुनिया के दूसरे देश चीन की इस परियोजना में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, मगर एक देश ऐसा भी है जो इसे लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। वो कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। चीन और पाकिस्तान CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक एक परियोजना पर काम कर रहे हैं। मुख्य तौर पर ये एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इसके तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स के अलावा दूसरी अवसंरचनात्मक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत की तमाम आपत्तियां हैं, मगर चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत की आपत्तियों को खारिज करते रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक धड़ा इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं और यही वजह है कि वो इसमें दूसरे देशों को भी शामिल करना चाहता है। इसी के मद्देनजर बीते दिनों कराची स्थित शिपयार्ड में एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के सामने CPEC का हिस्सा बनने का प्रस्ताव रखा। ये तीसरा मौका था जब पाकिस्तान ने तुर्की से CPEC से जुड़ने की बात कही थी। इससे पहले पिछले साल नवंबर महीने में अपनी तुर्की यात्रा के दौरान शरीफ ने राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की दावत दी थी। इसके बाद साल 2022 के ही मई महीने में भी पाकिस्तान ने तुर्की के सामने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि तुर्की ने पाकिस्तान के इन प्रस्तावों पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। मगर अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तान तुर्की को CPEC में शामिल करने के लिए इतना बेचैन क्यों है? इसे शामिल करने के पीछे पाकिस्तान का अहम मकसद क्या है और इसमें चीन की क्या भूमिका है? इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे। दरअसल पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहरे आपसी संबंध हैं। दोनों इस्लामिक दुनिया के सुन्नी प्रभुत्व वाले देश हैं और इनके बीच सियासी और आर्थिक तौर पर अच्छे ताल्लुकात हैं। इन रिश्तों के चलते ही तुर्की पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। अपने गहरे ताल्लुकातों की ही बदौलत पाकिस्तान तुर्की को CPEC में शामिल होने का न्योता देता रहता है, मगर जानकार इस पर अपनी अलग राय रखते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान की इन दिनों माली हालत एकदम खस्ता हाल है और इससे निपटने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो ऐसी कवायद कर रहा है जिससे मुल्क में निवेश आ सके। इसके जरिए वो अपनी बिगड़ी हुई बैलेंस शीट को सुधारना चाहता है। तो इस तरह देखें तो कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान तुर्की की तिजोरी में अपने लिए राहत तलाश कर रहा है। इससे इतर कुछ जानकार इसके पीछे चीन को सबसे बड़ी वजह मान रहे हैं। उनके मुताबिक चीन CPEC का विस्तार करना चाहता है, जिसके जरिए वो मध्य और पश्चिम एशिया में अपना आधिपत्य कायम करना चाहता है। दरअसल चीन को लगता है कि CPEC में तुर्की के शामिल होने से इसे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की छवि हासिल हो जाएगी और साथ ही इससे जुड़ी भारत की आपत्तियां भी कमजोर पड़ जाएंगी। तुर्की और चीन दोनों ही पूर्वी लद्दाख पर करीब एक जैसे विचार रखते हैं। इससे चीन को भारत पर दबाव बनाने में मदद मिल सकती है और इसके अलावा चीन तुर्की की भू राजनीतिक स्थिति को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की का इस्तांबुल शहर एशिया और यूरोप के बीच एक पुल माना जाता है। अब ऐसे में अगर चीन, पाकिस्तान और तुर्की के बीच मजबूत त्रिपक्षीय संबंध बन जाते हैं तो चीन को दोनों मुल्कों के जरिए पश्चिम की टेक्नोलॉजी हासिल करने में आसानी होगी। अब अगर इस पर भारत के नजरिए की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का भारत शुरू से ही कड़ा विरोध करता रहा है।
इसकी असल वजह यह है कि CPEC पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है और जिसे भारत अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है। मई 2022 में जब पाकिस्तान ने तुर्की को इसमें शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, तो भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऐसा कोई भी कदम सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में दखल होगा। अब ऐसे में अगर तुर्की इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है तो ये भारत के लिए एक झटके की तरह होगा। ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कश्मीर और पूर्वी लद्दाख के मसले पर तुर्की का रुख भारत विरोधी रहा है। कश्मीर के मामले में तो वो पाकिस्तान के राग को ही अलापता है और ऐसे कई मौके आए हैं जब उसने भारत को हमेशा खफा ही किया है। साल 2021 में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में हर बार की तरह कश्मीर का मुद्दा उठाया था। अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा था कि तुर्की कश्मीर समस्या के समाधान के लिए अपने रुख पर कायम है। उन्होंने कहा, हम कश्मीर मुद्दे का समाधान संवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव और कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के हिसाब से करने के पक्ष में हैं। ऐसे ही साल 2020 में राष्ट्रपति अर्दोआन ने पाकिस्तानी संसद में एक बयान दिया था कि कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए अहम है उतना ही तुर्की के लिए भी है। इससे पहले उन्होंने साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में भी कश्मीर का मुद्दा उठाया था। तुर्की के इस रवैये पर भारत ने खासी नाराजगी जताई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कश्मीर पर चीन, पाकिस्तान और तुर्की करीब करीब एक जैसी राय रखते हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के पहले से ही सीमा विवाद चल रहे हैं, तो ऐसे में इन तीनों देशों का साथ आना भारत के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है। ये तीनों मिलकर कश्मीर के मामले में प्रोपेगेंडा को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे भारत की कोशिशें कमजोर पड़ सकती हैं। आइए अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत चीन में उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में अमेरिका आधारित निवेश को अवरुद्ध और विनियमित किया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन द्वारा अगले साल अक्टूबर तक इस आदेश के लागू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस आदेश के परिणाम स्वरूप दोनों देशों में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसके तहत 3 प्रमुख क्षेत्रों यानी सेमीकंडक्टर्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकी और कुछ विशिष्ट AI सिस्टम पर निवेश को प्रतिबंधित किया जाएगा। आदेश के मुताबिक अमेरिकी कंपनियों को चीन में इन क्षेत्रों में निवेश करने से पहले सरकार को अधिसूचित करना होगा। इसके अलावा अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्थापित विस्तारित टैरिफ को भी बरकरार रखा है। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये निर्णय आर्थिक हितों की बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इसमें जिन श्रेणियों को शामिल किया गया है उनका दायरा सीमित है। दरअसल इस आदेश का उद्देश्य अमेरिकी पूंजी और विशेषज्ञता को ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में मदद करने से रोकना है जो चीन के सैन्य आधुनिकीकरण का समर्थन कर सकती हैं और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकती हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नियम केवल भविष्य के निवेशों को प्रभावित करेंगे, मौजूदा निवेशों को नहीं। अमेरिका के इस निर्णय पर वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने कहा कि ये नए प्रतिबंध चीनी और अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों के हितों को गंभीर रूप से कमजोर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। वर्ल्ड बैंक ने युगांडा को नया ऋण देने पर रोक लगा दी है। ये रोक युगांडा के LGBTQ+ विरोधी कानून के विरोध के रूप में लगाई गई है। इस मामले में विश्व बैंक का कहना है कि वो लैंगिक अल्पसंख्यकों को भेदभाव और बहिष्कार से बचाने के लिए शुरू किए गए उपायों की समीक्षा होने तक परियोजनाओं के वित्त पोषण को रोके रखेगा। अपने इस निर्णय के पक्ष में वर्ल्ड बैंक ने तर्क दिया है कि युगांडा का समलैंगिकता विरोधी अधिनियम मौलिक रूप से विश्व बैंक समूह के मूल्यों का खंडन करता है। गौरतलब है कि कुछ महीने पूर्व युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने दुनिया के सबसे सख्त LGBTQ विरोधी कानूनों में से एक पर हस्ताक्षर किए, जिसमें गंभीर समलैंगिकता के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के विरोध में अमेरिका ने युगांडा के अधिकारियों की अमेरिका यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि दुनिया में गरीबी उन्मूलन का हमारा दृष्टिकोण केवल तभी सफल हो सकता है जब इसमें जाति, लिंग या कामुकता की परवाह किए बिना सभी को शामिल किया जाए।
लेकिन युगांडा का नया नियम इस मूल्य का विरोध करता है। अमेरिका ने कहा है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए संभावित समझौते पर पहुंचने से पहले और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं। सऊदी अरब और इजराइल दोनों ही देशों से अमेरिका के घनिष्ठ संबंध हैं, इसलिए अमेरिका दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए प्रयासरत है। ये उसकी मिडिल ईस्ट नीति का प्रमुख हिस्सा है। इसके पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने की पहल शुरू की थी, जिसे अब्राहम समझौता नाम दिया गया था। सऊदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर अरब शांति पहल के समर्थन में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए उचित समाधान खोजने की शर्त रखी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि संभावित इजरायली सऊदी सामान्यीकरण सौदे में क्या शामिल होगा। अमेरिका के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संभावित सौदे पर अटकलों को कम करते हुए कहा कि दोनों देश अभी बातचीत के लिए साझा ढांचे पर सहमत नहीं हुए हैं, लेकिन प्रयास जारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति इस समझौते पर चर्चा करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा में तुर्की के शामिल होने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझाइए।